आज बात करेंगे रियल एस्टेट सेंटिमेंट इंडेक्स की। ये सेंटिमेंट इंडेक्स होता है रियल एस्टेट की नब्ज आप कह सकते हैं। इस बार सेंटिमेंट क्या कह रहा है इस रिपोर्ट में इन टर्म्स ऑफ नंबर, उसे कैसे समझा जाए। ओवरऑल सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव है कि 50 से नीचे पेसिमिस्टिक, 50 से बेहतर ऑप्टिमिस्टिक। नब्ज क्या कह रही है इस वक्त? वर्ल्ड में अगर आप किसी को भी पूछो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है तो सबके दिमाग में एक ही चीज आती है कि इंडिया। रॉ मटेरियल लैंड है, वो बहुत महंगी है, वो कह देते हैं कि बिजनेस अनवायबल करता है। ये लैंड की वैल्यूएशन के ऊपर जाने के जिम्मेदार डेवलपर के सिवा कोई नहीं है। ये देखो कितनी जाति करते हैं। ये बोलते हैं कि डेवलपर तय करता है। अगर डेवलपर तय करता होगा तो सर हम दाम क्यों गिराएंगे? जब खरीदार आता है वो कुछ नहीं सोचता क्या इस चीज में ज्यादा मुझे कोट किया जा रहा है। खरीदार भी तो बेचारा ही है। हम लैंड खरीद रहे हो, मकान खरीद रहे हो, तो मकान खरीद रहा है उसको बेचारा बना रहे हो आप। ये जरूरत भी है, नीड भी है, ये एक एसेट क्लास भी है। रियल एस्टेट को इस एसेट की लिस्ट से निकाला जाए और सिर्फ यूटिलिटी, जरूरत की चीज के तौर पर देखा जाए। भारतीयों की जो सोच है, मानसिकता है या उन्हें जो पसंद है वो रियल एस्टेट ही है। लड़की की शादी होनी है तो पहले पूछते हैं कि माँ बाप के साथ रहेगा या अलग रहेगा। पहलू बदलते गए ना, उसके वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते गए। जो कमर्शियल रियल एस्टेट है वो बहुत उम्दा कर रहा है। इसके मायने हमारे रियल एस्टेट के लिए क्या है? दुनिया के ऑफिस सेक्टर्स में बहुत बड़ी गिरावट आ रही है, लेकिन भारत का ऑफिस सेक्टर छलांगे लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है। हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। लेकर हाजिर है एक और ताज़ा तरीन एपिसोड जहां पर और आगे बढ़ाया जाएगा इस कारवे को, जहां पर हम अभी तक बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत कर चुके हैं। कोशिश इस शो के ज़रिए यही होती है कि बातों को थोड़ा इन डेप्थ किया जाए, थोड़ा अंदर घुस के देखा जाए रियल एस्टेट मार्केट में क्या चल रहा है और आपके लिए कुछ ऐसा निकाल के लाया जाए जिससे आपकी रियल एस्टेट की समझ सिर्फ मकान, दुकान, प्लॉट तक ना रहे। आप इस पूरे इकोसिस्टम को समझें, सिर्फ एक ग्राहक के तौर पे नहीं, लेकिन बाकी लोग इसे कैसे देखते हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स का क्या नज़रिया रहता है, वो भी आपको जानने का मौका मिले और उससे आपके रियल एस्टेट का हर डिसीजन एक परफेक्ट डिसीजन हो, ये हमारी कोशिश होती है। तो ऐसे एक एपिसोड आज भी, और आज बात करेंगे रियल एस्टेट सेंटिमेंट इंडेक्स की। अब ये सेंटिमेंट इंडेक्स क्या है, किसके सेंटिमेंट की बात करता है, तो अगर आपको याद हो चंद महीनों पहले हमने इस पर एक और शो किया था और हमने आपको बताया था कि ये सेंटिमेंट इंडेक्स जो है वो तैयार करते हैं दो ग्रुप्स। एक है नरेडको, जो कि देश के अंदर डेवलपर्स की एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत सारे नामी गिरामी बड़े डेवलपर्स इसके पार्टनर हैं और भारत सरकार भी इसमें अपना एक रोल प्ले करती है। और साथ में नाइट फ्रैंक इंडिया, जो कि देश की जानी मानी रियल एस्टेट रिसर्च कंपनी है, दोनों मिलकर एक सेंटिमेंट इंडेक्स बनाते हैं और ये सेंटिमेंट इंडेक्स होता है रियल एस्टेट की नब्ज आप कह सकते हैं। स्टेक होल्डर्स, डेवलपर्स, बैंक्स, तमाम जितने लोग रियल एस्टेट को मैनेज करते हैं वो सब अपनी अपनी बात इसके अंदर रखते हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें ये पता चलेगा कि जो रियल एस्टेट बनाने वाले हैं, जो रियल एस्टेट को आप तक पहुंचाने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनकी चिंताएं हैं और क्या उनके मन में है और आने वाले वक्त को वो कैसे देख रहे हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपके और हमारे काम की भी है। तो आज इस रियल एस्टेट इंडेक्स का Q3, अब Q3 साल का क्वार्टर, यानी कि अगर हम जनवरी से साल को शुरू करें तो Q3 की बात कर रहे हैं, यानी बीते 3 महीने जहां जुलाई से लेकर सितंबर तक क्या हाल रहा, और सिर्फ उतना नहीं, उसके बाद आगे का आउटलुक कैसा रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चर्चा आज हम करेंगे और उसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। राजन बंदेलकर साहब, जो कि चेयरमैन है रौनक ग्रुप के और वाइस चेयरमैन है नरेडको के, वो हमारे साथ हैं, और गुलाम जिया साहब, जो कि सीनियर ईडी है नाइट फ्रैंक इंडिया के, वो हमारे साथ है, जो इस रिपोर्ट को लेकर हमारे बीच में है। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो रिपोर्ट को पहले थोड़ा समझने के लिए मैं गुलाम साहब आपसे दरखास्त करूंगा कि इसमें सेंटिमेंट को अंकों में बताया गया है कि 50 के नीचे है तो ऐसा, 61 है तो ऐसा, 65 है तो। इस बार सेंटिमेंट क्या कह रहा है इस रिपोर्ट में इन टर्म्स ऑफ नंबर, उसे कैसे समझा जाए और ओवरऑल क्या तस्वीर बन रही है? विपिन जी, बहुत शुक्रिया हमें आपके इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा हाजिर होने का मौका देना और आपके सामीन के साथ दोबारा जुड़ने का जो मौका मिला, इसके लिए हम हमेशा खुश हैं। हमेशा वी आर प्लीज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। आज हम जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं वो सेंटिमेंट इंडेक्स है और ये दर्शाता है कि सप्लाई साइड, जैसा आपने बताया कि खेमे में किस तरह की के एक्साइटमेंट बने हुए हैं।
तो ये चीज़ जैसा आपने सवाल पूछा एग्जैक्टली ये है क्या सेंटिमेंट इंडेक्स। हम लोगों से ये 3-4 मेन डिपार्टमेंट के बारे में सवाल करते हैं। एक तरफ रेजिडेंशियल एसेट क्लास, दूसरी तरफ ऑफिसेज और तीसरी तरफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कि इनको ये सारा रियल एस्टेट बनाने के लिए पैसे कैपिटल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और इन 3 पहलुओं पर हम चंद एक अलग अलग तरह के सवाल करते हैं। डिमांड रिलेटेड सवाल, लॉन्चेस रिलेटेड सवाल, प्राइस रिलेटेड सवाल। और इन सब के साथ 2 पहलू हैं जो एक तो पिछले 6 महीने से आज तक आप किस तरह का इम्प्रूवमेंट देख रहे हो, और आज जहां हम खड़े हैं यहाँ से अगले 6 महीने में आप कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, कैसी उम्मीद है आपकी, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फ्यूचर कैसा होगा। तो ये सारा ब्यौरा है इस सेंटिमेंट इंडेक्स का। और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से साइंटिफिकली अगर 50 का स्कोर है तो मतलब ये है कि आप ना यहाँ ना वहाँ। लेकिन अगर आप 50 से एक नीचे उन 50 की तरफ आ गए तो आप पेसिमिस्ट जोन में चले गए। 51 से ऊपर आप ऑप्टिमिस्ट जोन में चले गए। मतलब ये कि अगर आप 50 के ऊपर चल रहे हो तो एक तरह का एक्सुबरेंस है, एक तरह की खुशी है कि मार्केट अच्छी कर रही है। लेकिन 50 से नीचे ही आते तो थोड़ा सा एक डिप्रेशन का सा माहौल बनना शुरू होता है जी। तो ये है सारा समझाना, अगर मैं चाहूँ आपके सामईन को, कि ये सेंटिमेंट इंडेक्स आखिर होता क्या है, वो यूं है। और इसमें जैसा आपने बताया, इसमें सारे सप्लाई साइड स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि डेवलपर्स हो गए, प्लानर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, बैंक्स हैं। ये सारे लोग हैं जो इस सेक्टर में एक बहुत अहमियत वाला रोल प्ले करते हैं। और वो जानते हैं कि नई तामीर के लिए जो कुछ उनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसमें उतार है या चढ़ाव है, और उस बुनियाद पर ये सारा सेंटिमेंट इंडेक्स तैयार होता है। लेकिन नेट ये समझना ज़रूरी है कि 50 से नीचे पेसिमिस्टिक, 50 से बेहतर ऑप्टिमिस्टिक। तो इस बार के नंबर्स भी बता दीजिए। हाँ, इस बार ओवरऑल पिछले क्वार्टर के बनिस्बत एक और चीज़ जो हम ये शायद 46th सेंटिमेंट इंडेक्स है, और नरेटको के साथ हमारा इतना लंबा साथ जो रहा है उसके लिए हम नरेटको के भी शुक्रगुजार हैं। ये इन 46 इंडाइसेस जो हमने बनाई हैं उसमें हम हर पहलू से उतार चढ़ाव का भी ब्यौरा लेते रहते हैं, जिससे मार्केट में किस तरह का साइकिल चल रहा है, डेवलपर्स मार्केट है या नहीं है, अपस्विंग है या मार्केट डाउन स्लाइड चल रही है, उन सारी चीज़ों का इससे अंदाज़ा होता है। तो अगर मैं एक और चीज़ का जिक्र करना चाहूँ जहाँ तक के पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर का संबंध है, ताल्लुक़ है, सेंटिमेंट्स इम्प्रूव हुए हैं। ओके। पहला सबक ये है जो मैं इस सारी रिपोर्ट के तई आपके सामने रखना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जोनल अगर आप देखें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ रीजन जो है वो पिछले कई क्वार्टर से अपनी बढ़त बनाए हुए है, और इस क्वार्टर में भी सबसे बेहतरीन सेंटिमेंट साउथ के दिखाई दे रहे हैं। जबकि नॉर्थ जो काफ़ी हद तक नेगेटिव चल रहा था वो रिबाउंस किया है। इस क्वार्टर में नॉर्थ की, दिल्ली और आसपास की जो लोकेशन है वहाँ के सेंटिमेंट्स भी बहुत उभरे हैं, अच्छे हुए हैं। वेस्ट के सेंटिमेंट्स अच्छे चल रहे हैं। तो ओवरऑल जहाँ एक तरफ काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि रियल एस्टेट मार्केट शायद गिरावट के करीब आ चुका है या ऑलरेडी गिर रहा है, उस चीज़ को दोबारा हम पिछले कई महीनों से सर तोड़कर कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाने की कि अब तक के काफ़ी सबूत नहीं हैं इस बात को दर्शा रहे हों कि मार्केट में गिरावट शुरू हुई हो। और अगेन ये जो सेंटिमेंट इंडेक्स है ये आपको बताता है कि अगर डेवलपर कह रहा है कि वो नए लॉन्चेस कर रहा है, प्राइस बढ़ा रहा है और उसे फ्यूचर से इतनी बड़ी उम्मीद है, तो ये चीज़ तो दोबारा दर्शाती है कि जो अटकलें लगी हैं अब तक वो शायद दुरुस्त नहीं हैं। तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव है, और बहुत उम्मीद है कि फ्यूचर में भी ये सेंटिमेंट बरकरार रहेगा। राइट। तो एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ नंबर 50 का एक बेंचमार्क जो गुलाम साहब ने बताया था, तो 59 आया है अभी के लिए, और फ्यूचर के लिए जो प्रेडिक्शन है वो 61 है, यानी कि यहाँ से और बेहतर होगा, ऐसा ये सेंटिमेंट इंडेक्स कह रहा है। लेकिन अभी इसकी थोड़ी जांच परख करते हैं। तो राजन सर से हम पूछेंगे, अब नरेटको को तो वो रिप्रेजेंट करते ही करते हैं, लेकिन उनका अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है रियल एस्टेट का। दोनों लिहाज से आप मुझे बताइए कि जो ये सेंटिमेंट इंडेक्स कह रहा है, ये तो एक ओवरऑल राय है जहां बहुत सारे लोगों से बातचीत की गई है, डेवलपर से, स्टेक होल्डर, अन्य बैंक वगैरह। आप ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, आप बताइए कि नब्ज क्या कह रही है इस वक्त। सबसे पहले विपिन जी, मैं आपका और गुलाम सर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे नाइट फ्रैंक और नरेटको के साथ मुझे लगता है कम से कम ये 5 साल से हमारा जो चालू है जी, और
गुलाम जी सर, नेरेडको आपके लिए बेनिफिशियल है, लकी चार्म बोलते हैं ना, अगर शायद आप ऑब्जर्व करो तो ग्राफ अच्छा ही चल रहा है, बिल्कुल। जिसमें सबको विन विन सिचुएशन हो रहा है। सर, ये जो इंडेक्स आ रहा है, इसका सबसे बड़ा श्रेय अपने प्रधानमंत्री जी को जाता है। अगर आप आज देखो वर्ल्ड में, अगर आप किसी को भी पूछो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले सबके दिमाग में एक ही चीज आती है कि इंडिया। दूसरा, हालांकि इनके इंडेक्स में बताया कि साउथ बेटर कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र भी जो पहले से था अब बहुत बेटर कर रहा है, बिकॉज वी हैव ऑल्सो गॉट अ गुड स्टेबल गवर्नमेंट। और सेकेंड इंपॉर्टेंट, इवन दो अगर सेंटर में आप बोलो नंबर्स नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इज वेरी 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 स्टेबल। मतलब कोई कितना भी उसको हिलाना चाहे और ठसके मस नहीं होने वाले, और वो पूरा उनका कार्यकाल पूरा करने वाले, ये हमें नहीं सारे लोगों को भी ये भरोसा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि रियल इस्टेट में है ना, रियल इस्टेट पॉलिटिकल पे बहुत डिपेंडेंट है। अगर आप देखो, अगर वहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है तो लोग सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे चीज़ इसमें आती है। हालांकि अब अगर आप देखो तो बिहार का, हालांकि ये पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन बिहार की भी एक बहुत अच्छी पहल हो गई है। आज यूपी में भी अगर आप देखो, जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया कि नॉर्थ अगर बेटर हो रहा है तो बेटर हो रहा है, तो नो डाउट इसमें अमिताभ कांत जी की रिपोर्ट आई, उसके बाद में जो तक प्रोजेक्ट थे जिनको लगा था कि कुछ नहीं होने वाला है, मतलब लोग अब उनको जिंदा है या प्रोजेक्ट जिंदा है क्या मरा हुआ है कि क्या हालत में, वो नहीं पता था। तो उनको सबको जितना चाहिए था ऑक्सीजन वो उनको मिल गया, तो जितने निकल सकते थे वो तो निकल गए। जो नहीं निकलने वाले तकलीफ में, अब वो तो उसको अल्लाह मालिक है, वो तो हो ही जाएगा। उसमें नो डाउट ये सारे लोगों को श्रेय जाता है। और इसके साथों साथ मैं ग्राहकों को भी श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि उन्होंने भी आज सामने से आकर, अगर आज देखो कंटिन्यूअसली रियल इस्टेट में हम देखो तो इतना लंबा साइकिल बहुत कम टाइम चलता है। हालांकि 2002 से 2008-9 या 2012-13 तक बहुत अच्छा समय चला, उसके बाद बहुत मतलब कठिन दिन आए लोगों के लिए, लेकिन आप कह सकते हैं कि दुख धरे बिन बीते रे भैया अब सुख आए हो। इसका और एक प्लस पॉइंट ये है कि जो मोदी जी का विजन है, उन्होंने आज ही 2047 विकसित भारत के लिए सारे, अभी मैं आपको बताता हूँ, लास्ट वीक में महुआ ने एक कन्वेंशन किया, और कन्वेंशन में उन्होंने सारे कैसे सिटीज़ होने चाहिए, क्या होने चाहिए। आज क्या हो रहा है, आज जो मेट्रो डेवलप है वही डेवलप हो रहा है। इन्होंने जो रियल जो बोलते हैं ना कि स्मार्ट सिटी, हालांकि पहले इन्होंने स्मार्ट सिटी बोला तो उसमें तो क्या था, जो थी सिटी उनको ही कैमरा वगैरह लगाकर स्मार्ट में बनाती है। अब ये नए वॉक टू वर्क, मतलब उसी में वो सिटी पूरी सेल्फ कंटेंट सिटी बनेगी, ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट है कि जिसके वजह से आज ये इंडस्ट्री में भी अच्छा हो रहा है, सारे लोगों को भी अच्छा हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि इस वजह से जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा ऊपर है। गुलाम साहब, इसमें अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका ये इंडेक्स है, दो चीज़ों में बटा हुआ है मेनली। एक तो आप रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं, दूसरा आप ऑफिस स्पेसेस की बात कर रहे हैं, उन पे भी आते हैं। साथ ही आधी पिक्चर दिखाता है अभी क्या हुआ, और आधी पिक्चर ये प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर के लिए, राइट। अब एक एक करके पकड़ते हैं। तो पहले रेजिडेंशियल की बात कर लेते हैं। रेजिडेंशियल का सिनारियो जो हाई साइड है, मतलब लग्जरी प्रॉपर्टीज़ हैं या थोड़ी सी ऊपर की कीमतें वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे तो सब अच्छा है। पिछली रिपोर्ट में भी था और इस रिपोर्ट में भी है कि मिडिल या अफोर्डेबल हाउसिंग को अभी उतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है या उतनी उसमें हलचल नहीं है। क्या कारण है? पिछली बार भी हमने बहुत सारी चीज़ें, अच्छा मैं कुछ डेवलपर से मिला, उनका एक और मत होता है, उनका ये कहना होता है कि आप ऐसा बोलते हो कि सस्ते घर नहीं बिक रहे, लेकिन सस्ते घरों की सप्लाई नहीं है तो बिकेंगे कहाँ से। तो ये एक अलग तरीके का आर्ग्यूमेंट है, लेकिन अब सप्लाई क्यों नहीं है उसका अगला सवाल ये आ जाता है। तो कैसे इस पूरे सिनारियो को देखें? ये अगेन मेरे लिए यूँ लग रहा है जैसे हम ये घिसी हुई टेप बार बार चलाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। ये पिछले 4 साल में ये चीज़ बहुत ही क्लियरली साफ हो गई है कि डेवलपर्स का फोकस जाहिर सी बात है प्रॉफिट्स पर है। उससे पहले का जैसा राजन जी बता रहे थे कि 7-8 साल तक लगातार मार्केट में गिरावट बरकरार थी, तो ये अच्छे दिन अगर हैं और वो चाह रहे हैं कि बेहतर प्रॉफिट्स बनाएं इन चंद सालों में, तो उसमें क्या बुराई है? तो बुराई कुछ नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल मार्केट के लिए जो सदमा बन गया है वो ये है कि जो लोअर एंड ऑफ मार्केट जिसका आप जिक्र कर रहे हो, चाहे आप अफोर्डेबल हाउसिंग कह लें या जो भी नाम आप उसे देना चाहें,
वहाँ पर अब डेवलपर्स का फोकस तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और ये चीज़ पिछले कम से कम 3 से 4 साल से बरकरार है कि चूँकि जो क्विक सेलिंग प्रोडक्ट हैं वो अपर एंड पर हैं, बेहतर प्रॉफिट, बेहतर मार्जिन्स अपर एंड पर हैं। लोअर एंड वाला जो है, आप अपर एंड का एक अपार्टमेंट बेच दीजिए, लोअर एंड के 100 अपार्टमेंट उसको कंपेयर नहीं कर सकते, पैरेलल नहीं बना सकते। तो ये आपकी मार्केटिंग कॉस्ट, आपके कैपिटल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आपको कंपेल कर रही हैं एज ए डेवलपर कि आप मिड टू अपर एंड पर फोकस करें, और वो कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, कॉमर्स है, सब बिजनेस में है, कोई चैरिटी में नहीं है। लेकिन मसला अब अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग पर ध्यान दें और ये भूल जाएं कि किस कारण हो रहा है या किस कारण नहीं हो रहा, तो ये है कि उस सेक्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि सप्लाई नहीं है। हमने इससे पहले शायद एक शो किया था जहाँ पर एक प्रोमिनेंट डेवलपर के साथ हम बैठे थे जिन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग में या मिड एंड हाउसिंग में एंट्री की और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाई, और वैल्यू इंजीनियरिंग या कॉस्ट कटिंग या जो भी कह लें, उसके बहुत सारे साधन वो लेकर आए थे जिससे उनके मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए और उनकी सेल्स भी इतनी बेहतरीन हुई। विदाउट एनी मार्केटिंग बैकग्राउंड उन्होंने सारे का सारा ऑनलाइन सेल किया। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि अगर थोड़ा सा एडवेंचरस हुआ जाए, डेवलपर्स के कैंप से कोई इस तरह के और डेवलपर आए, हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, उस तरह के और प्रोडक्ट्स अगर आती हैं तो उस सेक्टर को केटर किया जा सकता है। बट यूँ समझ लें कि जो अंग्रेज़ी में जिसे लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं, इजी मनी, वो चल रहा है और उसमें कोई बुराई, मैं क़बाहत नहीं महसूस करता, चल रहा है तो चला करे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लोअर एंड ऑफ मार्केट है, यकीन माने इसमें कई सारे डेवलपर्स पिछले वक्तों में इन्वॉल्व रहे हैं, ए ग्रेड डेवलपर्स से लेके आपके कॉर्पोरेट डेवलपर्स, और सभी के सब पलायन कर चुके हैं। अब वहाँ कोई बचा नहीं है। और ये हम भी जानते हैं कि जब अपर एंड में दोबारा वो गिरावट आना शुरू होगी तो ये वापस आएंगे। तो ये अगर थाली का बैगन कह लें या जो भी है, लेकिन कारोबार है, आपको इसी तरह यहाँ से वहाँ, जहाँ बेहतर है वहाँ पर आपको मार्केट अच्छी लग रही है वहाँ पर आप आ ही जाओगे। तो ये जो परिस्थिति इस समय बनी हुई है वो केवल इसलिए है कि हाई एंड में मार्केट में माल बहुत तेज़ी से बिक रहा है, अच्छे दाम बन रहे हैं, प्राइस इंप्रूव हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और ख़रीदार फिर भी ख़रीद रहे हैं। तो जब वहाँ पर परिस्थिति बदलेगी तब अफोर्डेबल हाउसिंग पर इन लोगों का दोबारा ध्यान आएगा। और यकीन माने, मुझे उस बात का बड़ा खौफ है कि जब ये अफोर्डेबल हाउसिंग पे ध्यान आकर्षित करेंगे दोबारा, उस समय वहाँ पर इकोनॉमिक्स बदल रही है, ऑलरेडी बदल रही है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो उस कारण वहाँ पर जो प्राइस ग्रोथ होगा, वो सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि शायद वो जिसे हम अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर कह रहे हैं वो उस समय अफोर्डेबल नहीं रहेगा। ओके, ठीक है, इस पे दोबारा से आते हैं। एक पर्सपेक्टिव राजन सर आपका भी लेना चाहूँगा कि अब कुछ इस नज़रिए से देखते हैं कि डिमांड तो बहुत है अफोर्डेबल में। मैं जहाँ भी बात करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ एक और डेवलपर्स से भी बात की, उनका भी ये कहना है कि डिमांड बहुत है। अब डिमांड बहुत सारी है लेकिन सप्लाई नहीं आ रही, इसलिए नंबर्स हमें कम दिखते हैं। तो जैसे कार कंपनीज होती है, अब ये अलग बात है कि क्या हम कार कंपनीज की तुलना रियल एस्टेट से कर पाएंगे। तो अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियां होती हैं, 2 से 5 लाख वाली भी है, 5 से 10 लाख वाली भी है, 15 लाख वाली भी, फिर लग्जरी कार्स भी होती हैं, और सबका अपना अपना मार्केट है। रियल एस्टेट में भी क्या उसी तरह की पिक्चर हमें दिखती है, नहीं दिखती है, या जो नंबर्स हमें बताते हैं, या नंबर्स हमें कहानी थोड़ी अधूरी बताते हैं? क्योंकि हम कुछ 8-10 शहरों की बात करते हैं, हम टीयर 2 टीयर 3 में उतना पेनिट्रेट नहीं कर पाए अभी इन टर्म्स ऑफ नंबर, या एग्जैक्ट नंबर हमारे पास आए। तो जब किसी सेगमेंट में इतनी अच्छी डिमांड है और इतने खरीदार हैं, तो वहाँ पर ऑल ऑफ सडन सप्लाई क्यों ड्राई अप होती है? और लग्जरी बिक रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जैसे आप ही बनाते हैं तो अलग अलग सेगमेंट्स में बनाते होंगे, कुछ स्पेशलाइज होंगे जो सिर्फ लग्जरी बनाते होंगे। तो आपकी जो डेवलपर कम्युनिटी है वो इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखती है? वो अंदर की चीज़ क्या है जो आप हमें बता सकते हैं इसमें? सर, एक कहावत है, मेक हे व्हेन सन शाइन्स। तो आज क्या हो गया कि जैसे गुलाम जिया सर ने एकदम परफेक्ट बताया कि जब लग्जरी नहीं बिक रहा था ना, तो आप मानोगे नहीं, हीरानंदानी भी 1 बेडरूम बनाने तक आ गया था। क्योंकि आज अगर आप बोलो तो हीरानंदानी 3, 4, 5 बेडरूम के नीचे शायद ही बनाता होगा। मैं पहले तो ये मानता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, ये तो बिजनेस डेफिनेटली वो बात तो हमने, बिकॉज अल्टीमेटली जो उसको पोसाता है, क्योंकि अफोर्डेबल में क्या होता है, अगर आप देखो तो एरिया कम होने से उसको मकान ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। जैसे आज अगर आप समझो 5 लाख की एक गाड़ी बेचो और 5 करोड़ की एक गाड़ी बेचो, मतलब 5 लाख की 100 गाड़ी बेचो और 5 करोड़ की एक गाड़ी बेचो, वो बहुत
और उसमें ये 5 लाख की 100 गाड़ी में बेचने में उसको जितना मुनाफा नहीं मिलता उतना 5 करोड़ की गाड़ी में उससे ज्यादा मिलता है। ये बात अंडरस्टैंडेबल है राजन सर। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, अगर हम, क्योंकि कार का एग्जाम्पल एक आसान एग्जाम्पल है और लोग समझेंगे उसको, कि तब भी अगर हम देखते हैं तो ऑल्टो बिक्री के रिकॉर्ड बनाती है, या और छोटी गाड़ियां बिक्री के रिकॉर्ड बनाती हैं, बड़ी गाड़ियां भी बिकती हैं, लग्जरी का मार्केट भी चलता है। हाउसिंग में वो गेम बहुत टिपिकल हो जाता है क्या? इसीलिए सारे लोग या तो शिफ्ट कर जाते हैं या वो सप्लाई श्रिंक हो जाती है। मतलब मैं समझ रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को यहां पर भी बहुत बड़ा एक स्कोप दिखता होगा बिजनेस का। कैसे रियल एस्टेट के अंदर ये चीज डिसाइड होती है? सर इसमें मतलब लास्ट टाइम जब अपनी बात हुई तो आपने एक बताया था कि इस पहलू में जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं इसमें गवर्नमेंट मिसिंग है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हटके बताना चाहूँगा कि अभी सुखराज जी नाहर जो MCH एक लड़ाई के प्रेसिडेंट हो गए, उन्होंने, हम तो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि सारे एसोसिएशन मिलकर इकट्ठा जाए, क्योंकि प्रॉब्लम तो सबकी सेम है। हम अलग अलग जावे, उसमें बोलता है ना हम बटेंगे, तो आपको पता है क्या सेंटेंस है। तो वही हालत थी कि बटे अगर एक साथ रहो तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो इसमें पहल ये हो गई कि हमारी म्यूनसिपल कमिश्नर MCGM गगरानी सर से बहुत अच्छी मीटिंग हो गई। सेम वे आज SRA के चीफ है कल्याणकर, उससे मीटिंग हो गई। कल ही संजीव जायसवाल सर म्हाडा के जो VP है, उन्होंने एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के ऊपर एक अच्छा प्रेजेंटेशन किया हुआ है। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि सरकार को भी आज ये पता लग गया कि बाबा अफोर्डेबल में 100% नो डाउट देयर इज अ शॉर्टेज, डिमांड बहुत है, कोई बना नहीं रहा है। क्योंकि बनाने में उसको क्या लगता है कि वो बिजनेस सेंस उतना हकीकत में नहीं बनता, क्योंकि मैं खुद अफोर्डेबल बनाता हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं आज भी अफोर्डेबल बनाता हूँ। क्यों? हमने आज जो पहले से बनाया हुआ है, तो जो हमारी बोलता है ना कि बेसिक है, एक एक्सपर्टीज होती है, एक ब्रांड नेम होता है कि हाँ आप इस सेगमेंट में काम करते हैं, हमको नहीं छोड़ना है। नो डाउट हम आज भी जैसे बोलता है ना बिजनेस सेंस बनना चाहिए, तो हम लग्जरी भी बना रहे, लेकिन परसेंटेज ऑफ अफोर्डेबल पहले बहुत ज्यादा बनाते थे, अब उसको कम करा कर कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो ये जो आज जो मैं बोलने जा रहा हूं आपको कि सरकार को भी ये लग गया, तो हमने भी सरकार को बताया कि अगर आप अफोर्डेबल को कुछ ना कुछ बेनिफिट ना दो, तो कोई भी डेवलपर क्या होगा कि जैसे लंबे जा रहा है, जब तक उसका लग्जरी बिक रहा है तो लग्जरी बनाना चाहेगा। तो अफोर्डेबल के बारे में कॉग्निजेंस सरकार ने भी लेना चालू कर दिया है। लास्ट चीज अगर गुलाम जिया सर ने लास्ट टाइम बताया था कि 45 लाख का इंडेक्स 63 किया, लेकिन वो आज भी GST या बाकी कहीं नहीं हुआ है। आज फाइनेंस में भी आज हम बोलो तो आज आपको अफोर्डेबल बनाओ, पहले एक जमाने में था कि अगर आप अफोर्डेबल अच्छा, बनाओ, मैं तो यहाँ उसमें पे एक चीज और डालूं, माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूँ, कि अफोर्डेबल की जब मैं बात कह रहा हूं तो वो तो एक जो टेक्निकली अफोर्डेबल है वो तो है ही, 45 लाख ये वो इतने स्क्वायर मीटर। मैं अगर ओवरऑल बैंडविड्थ को पकड़ूं तो एक है जो सुपर लग्जरी है, 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़, लेकिन 1 करोड़ भी तो हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, 2.5 करोड़ भी हो सकता है। और काफी मिडिल इनकम लोग हैं, हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, अच्छे व्हाइट कॉलर जॉब्स में हैं, वो भी इस सेगमेंट में घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी सप्लाई उतनी नहीं है जितनी कि ये अपर साइड में है। मैं अफोर्डेबल से मतलब बिल्कुल बेसिक अफोर्डेबल की बात भी नहीं कर रहा सर। वही मैं वहीं पे आ रहा था आपको कि क्या हो गया कि अफोर्डेबल डेफिनेशन जो सरकार ने चेंज की है ना उसके लिए, वरना अगर आप पहले बोलो, पहले 60 स्क्वायर मीटर सिटी में 60 स्क्वायर मीटर बोल रहे हैं कि रूरल में 90 स्क्वायर मीटर। अगर आप आज भी देखो, पहले 100 मकान बनते होंगे तो आज 70-75 मकान बन ही रहे, 60 स्क्वायर मीटर 90 स्क्वायर मीटर। इतना ही है कि वो अफोर्डेबल के लिमिट के बाहर चले गए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड बिकॉज ऑफ हाँ, मैं कह रहा हूँ वो टेक्निकल लिमिट तो ठीक है, वो बात समझ गया, तो वरना तो सर बन ही रहे, मकान बन रहे, 100% बन रहे। इसमें मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा कि एक जब हम अफोर्डेबल बोलते हैं तो वो एक टेक्निकल लिमिट वाली तो बात जो हो गई, वो तो एक बिल्कुल ही अलग सेगमेंट है, जिसके लिए मुझे लग रहा है कि हमको बहुत ही एकदम इन सारी बातों को छोड़ के एक डिफरेंट ही बात करनी होगी। लेकिन उसके बीच की भी जो चीजें हैं, पकड़ लीजिए 1 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, जो कि आपके महानगरों में, अब सिर्फ मुंबई की बात नहीं रहेगी, आप दिल्ली चले जाइए, नोएडा चले जाइए, गुरुग्राम चले जाइए, इवन बेंगलुरु की तरफ चले जाइए, इवन अब तो चेन्नई में, जो कि बहुत ही मॉडरेट मार्केट मानी जाती थी, तो वहां पर भी नो डाउट लोगों की खरीदने की कैपेसिटी में भी एक इंक्रीज आई है, लेकिन फिर भी उसमें भी सप्लाई की शॉर्टेज है, उसमें भी उतनी सप्लाई नहीं आ रही जितनी बिल्कुल हाई एंड पर आ रही है। ये क्या गणित है? आपके इस सवाल का जवाब मैं 2 पहलुओं से देना पसंद करूंगा। और पहला पहलू जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स पर गौर करूंगा। उसके दूसरे पहलू पर फिर थोड़ा क्वालिटेटिव डिस्कशन की तरफ हम ध्यान आकर्षित करेंगे। पहली चीज़ तो नंबर्स देखें, और ये नंबर बड़े ही अचंभित करने वाले हैं कि जो 50 लाख से नीचे की राशि के जो मकान हैं, अगर आप
चूंकि हम टॉप के 8 शहरों का ही 8 शहरों का ही जिक्र कर रहे हैं, उसी पर सीमित रहें अगर, तो ये जो टॉप 8 शहरों में 50 लाख से नीचे के मकान बन रहे हैं, आपको ये जानकर बहुत ही अचंभा होगा कि एमएमआर मुंबई मार्केट में सबसे ज़्यादा तादाद में बन रहे हैं। आप ही की एक रिपोर्ट सबसे से हमने कम पढ़ा। ये आपको दिल्ली में दिखाई देंगे और काफ़ी हद तक कम बेंगलोर में भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुंबई को हम जो अनअफोर्डेबल सिटी का नाम दे बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके गलत हो रहा है, क्योंकि मुंबई आज भी तकरीबन 20 से 25% मकान मुंबई में 50 लाख से नीचे के बिक रहे हैं, और ये हकीकत है, डेटा है। तो ये कहना कि अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बन रही है, गलत है। ये पॉकेट्स में बन रही है, कम बन रही है, जैसा राजन जी बता रहे हैं, वो खुद बना रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो अपना फोकस उस पर बरकरार रखे हुए हैं। तो हमने जो पहले जो क्वालिटेटिव बात की कि इससे तकरीबन हर शख्स अलहदा हो चुका है, सारे डेवलपर्स निकल चुके हैं, नहीं बन रहा है, वो थोड़ा सा कहना गलत है। मकान बन रहे हैं, लेकिन जितनी तादाद में ज़रूरत है उससे बहुत कम बन रहे हैं। ये तो हुआ पहला पहलू। अब दूसरे पहलू पर आने से पहले मैं राजन जी से माफ़ी चाहता हूं कि शायद उनके जज्बात मजरूह करने जा रहा हूं मैं, कि ये जो हमेशा गवर्नमेंट का राग अलापना शुरू हो जाता है। आपने एग्जांपल दी थी व्हीकल्स की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, वहाँ पर तो ये कोई सवाल नहीं उठता कभी कि गवर्नमेंट अगर इंसेंटिव देगी तो हम अल्टो बनाएंगे, वरना हम नहीं बनाएंगे। तो ये सवाल, या फिर ये कि अगर आप हमें जीएसटी में थोड़ी कमी दो तो हम बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। तो मसला यही है कि जब भी किसी डेवलपर की तरफ से या उनकी लॉबीज़ की तरफ से ये सवाल खड़े होते हैं, तो गवर्नमेंट भी उसको इसी पहलू से देखती है कि भाई आप में ऐसा क्या है कि हम आपको ही सारी सहूलतें देते रहें, दूसरी कोई इंडस्ट्री तो मांग नहीं रही। तो यही चीज़ चूँकि आपने, और चूँकि बात ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ही चली थी, तो वही टाटास जो छोटी गाड़ियाँ बनाता है, नेक्सॉन वगैरह, वही टाटास का एक सेपरेट उनका लैंड रोवर वगैरह वो भी बन रही है। अब ये और बात है कि जो बहुत ज़्यादा सुपर लग्जरी वाले हैं लाइक लैम्बोर्गिनीज, उनकी तरफ से आपको लो एंड व्हीकल्स नहीं मिलेंगी, लेकिन उसके बावजूद वो चंद ही एक कंपनीज हैं जो सिर्फ अपर एंड को फोकस कर रही है। कई सारी हैं, चाहे अगर आप लोकल की बात कर लें, महिंद्राज हैं, टाटाज हैं, इनका तो, और जब से ईवीज आई हैं इन्होंने तो भरमार कर रखी है और बेहतरीन परफॉर्मेंस है, जिसमें लो एंड व्हीकल्स रूल करती हैं। जैसा आपने बताया कि आपका 70% सेगमेंट लो एंड व्हीकल्स का है एलएमवी में। लेकिन यही आर्ग्यूमेंट रियल एस्टेट में आते आते मात खा जाती है, क्योंकि वंस अगेन ये पहलू निकल आता है कि भाई हमें और सहूलतें दीजिए, हमें और इंसेंटिव्स चाहिए, हमें और बेनिफिट्स चाहिए। तो यहाँ पर आकर गवर्नमेंट के लिए भी, और मेरा मानना है, और जिस पे आई एम श्योर राजन जी भी पूरी तरह से सहमत होंगे, कि पिछले 14-15 साल में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए जितना कुछ किया गया है, जितनी सहूलतें फराहम की गई हैं, जितने इंसेंटिव दिए गए हैं, उतने शायद तारीख में कभी नहीं दिए गए। तो हमारे प्रधानमंत्री का जब इतने एक्साइटमेंट के साथ जिक्र निकलता है, उन्हीं प्रधानमंत्री ने रियल एस्टेट को लुक्रेटिव बनाने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी। उसके बावजूद भी नहीं हो रहा। आज भी हमें चंद और प्रॉब्लम हमारे सामने है, हमें आज भी चंद और सहूलतें चाहिए। ये कब तक चलेगा? और यही पहलू देख के फिर गवर्नमेंट भी यही कहती है कि भाई आप हमेशा मांगते रहते हो, कभी तो सामने से डिलीवरी की बात करो। अभी जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, एक प्लेटफॉर्म पर महुआ के जो सेक्रेटरी हैं, जो अफोर्डेबल हाउसिंग पर जिक्र, हमारा बहुत लंबी डिस्कशन हुई, वहाँ पर यही बात उन्होंने दोबारा कही कि आप तो बस यही मांगते रहते हो भाई, लेकिन अगर बनना है तो बनना है, या फिर ये कि आप अगर सिर्फ सहूलतों पर ही ध्यान रखोगे तो कोई ना कोई दूसरा आके बना जाएगा। तो ये बात तो क्लियर है कि कोई दूसरे डेवलपर्स भी आज तैयार हो रहे हैं, जो आ रहे हैं। शायद आज से 2 साल बाद अगर मार्केट की फोर्सेस चेंज होती हैं, जैसा हम कह रहे हैं अपर एंड में गिरावट आती है, तो ये डेवलपर्स दोबारा वहाँ भी पहुँच जाएंगे। तो ये तो है, मार्केट उतार चढ़ाव की बात है। लेकिन ये कहना कि अगर हमें इंसेंटिव ना मिले तो हम अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बनाएंगे, कम से कम मेरे विचार में इसमें कोई दम नहीं है। ये इनका सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस गलत है कि किसी ने ये नहीं बताया कि हम नहीं बनाएंगे। फ़र्क ये है, जो अगर इन्होंने जैसे एग्जांपल दिया कार के और बिल्डिंग इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री का, कार का तो क्या आपने 1-2 फैक्ट्री लगा दी तो आपका तो पूरा उसमें वो पूरा ढांचा ही बना हुआ रहता है। वैसे नहीं है बिल्डिंग इंडस्ट्री में। बिल्डिंग इंडस्ट्री में अपना हर प्लॉट, और हमारे लिए तो हालत ये है कि आज आप देखो, लैंड हमारी रॉ मटेरियल है, लैंड के दाम बढ़ते जाएंगे तो हम कहाँ से अफोर्डेबल बनाएंगे? ये आज क्या होता है कि बिल्डर एक ऐसी चीज़ है कि आप कितना भी बोलता है ना, पंच करते रहो, पंच लेते रहता है। लेकिन हमने भी अब आज लैंड के बगैर आप बिल्डिंग हवे में तो नहीं बना सकते। हाँ, एक ज़माने में लोग हवे में बना रहे थे, वो अब रेरा के बाद बंद हो गई। जी। तो आज जो अगर आप देखो तो उसकी लैंड ही, जो रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन आप कहीं पे भी बनाओ,
आप अफोर्डेबल बनाओ तो उसकी एक कॉस्ट है, मिड सेगमेंट में बनाओ तो x प्लस वाई, प्रीमियम बनाओ तो 2x है, जो भी है उतना, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। आज अगर मुंबई में आप देखो तो मुंबई में लैंड कॉस्ट ही ऑलमोस्ट 70 to 80% है। तो आप बोलोगे कि हमको अफोर्डेबल बनाओ, कहाँ से बना सकता है? कोई नहीं बना सकता है। ये बोलना पेपर पे बहुत ईजी है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। हाँ, प्रैक्टिकल अगर ये बोलते हैं, अगर ये कोई है इनको लेके आए और बनाए, हम का ये तो यहाँ पर तो कोई एंट्री बैरियर तो है ही नहीं, तो या कोई लाइसेंसेस नहीं है ना। तो आपने राजन जी, जैसे एक एग्जांपल आपने थोड़ी देर पहले कोट किया ही नाम लेके, तो क्या ये मार्केट फोर्सेस ही फिर डिपेंड करेंगे कि जब ऐसा वक्त आएगा तो फिर हमको वही मकानों के साइज छोटे करके भी बेचने पड़ेंगे? मतलब मैं जस्ट पर्सपेक्टिव में समझना चाहता हूँ। जैसे एक आंकड़ा इन्होंने दिया कि मुंबई के बाहर MMR रीजन में 50% के आसपास जो सेल्स आ रही है टोटल, वो उसमें छोटे घरों का योगदान है। क्योंकि मुंबई हम सिर्फ BMC सीमाओं तक ना समझें, उसके ऊपर इन्होंने मुंबई जो बोला, मुंबई MMR, आई नो दैट, वो आंकड़ा वहीं से निकल कर आ रहा है। बहुत खुशी की बात है कि वो बन रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है कि वो हो रही है और लोग उसे खरीद भी रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बाकी का मेनलैंड एरिया है जहाँ BMC लिमिट्स के अंदर चीजें बनती हैं, वहां पे क्या जब बहुत ज़्यादा मार्केट घूम जाएगा तभी हम वो यूनिट्स को छोटा छोटा करके लेकर आएंगे, या फिर जैसे आपने लैंड का मसला किया, मैं उस पर गुलाम सर की भी राय लूंगा कि नो डाउट लैंड एक ऐसी जगह है जहां पर जाके चीज़ फंसती है। अब आपके पास एक लैंड का पीस है, उसकी कीमत उतनी है, उस पर आप लग्जरी बनाएंगे तो भी वही बनेगा, आप उस पर अगर एक अफोर्डेबल बनाएंगे तो भी वही बनेगा। तो डेफिनेटली आप उस पर वही बनाना चाहेंगे जिसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा मार्जिन निकलेंगे। लेकिन क्या जब मार्केट फोर्सेज ऐसा कर देंगे कि वो चीज़ बिकेगी ही नहीं, तो फिर आपको उसी के अंदर छोटे यूनिट्स निकालने पड़ेंगे? लैंड के साथ और एक बताता हूं मैं आपको, अगर आपने ग्राउंड+2 बिल्डिंग बनाई तो आपकी कॉस्ट x है, ग्राउंड+7 बनाओ तो उससे बढ़ जाती है आपको कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। वही आप हाई राइज में जाओ तो और बढ़ जाती है। तो आज जो बोलते हैं ना कि जिसमें आज सेकेंड थिंग क्या होता है कि अगर आपने छोटे मकान बनाए, मैं प्लानिंग कंस्ट्रेंट के हिसाब से बताता हूँ कि आपको छोटे मकान बनाए, स्टेयरकेस तो वही होता है आपको, वही बड़े बनाओ तो उसको क्या होता है कि उसकी केटर, वो जो स्टेयरकेस जिसको कैटर करता है तो वो ज़्यादा एरिया होता है। सो नो डाउट सर, हर जगह पर आज IT वाला या बाकी कोई डिपार्टमेंट वाला कितना भी मुनाफा कराए, कोई कुछ नहीं बोलता है। बिल्डर ने मुनाफा कराया तो बोले कि बिल्डर मुनाफा कर रहा है। ये जाति नहीं होनी चाहिए, डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। एक गुलाम साहब, ये जो मसला है, ये लैंड वाली बात हमेशा आती है कि रॉ मटेरियल लैंड है, वो बहुत महंगी है, उस पर फिर सरकार की जो बाकी चीज़ें हैं उसके ऊपर वो सब FAR से लेके टैक्सेस तक पकड़ लीजिए और वो कह देते हैं कि बिजनेस अनवायबल करता है। उसका जवाब क्या है? वो बहुत पुरातन प्रश्न हो गया। देखिए, पहले भी मैंने इस चीज़ का जवाब देने की कोशिश की थी, दोबारा इस पर याद दहानी करवाना चाहूँगा कि लैंड का प्राइस कौन फाइनल करता है? लैंड के प्राइस का क्या कोई बेंचमार्क है? क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स किया गया है कि आपको इतने में ही लैंड ख़रीदनी है या उतने में ही ख़रीदनी है? अल्टीमेटली लैंड जो है वो बेचने वाला, अगर आज मेरी लैंड है और आप ख़रीदना चाहते हो तो हम यही देख के, मैं बेचते समय ये देखता हूँ कि अगर आप इस पे इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनाओगे, मकान या दुकान या ऑफिस बनाओगे, तो आप इतना इतना मुनाफा कमाओगे, इतना आपका कॉस्ट है, जो बचा वो लैंड वैल्यू है। ये टिपिकल लैंड वैल्यूएशन का मेथड जिसे कहते हैं, वो रेसिडुअल वैल्यू देखी जाती है। क्या आप डेवलपर का प्रॉफिट हटा दीजिए, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हटा दीजिए, परमिशन, अप्रूवल, कंसल्टिंग, मार्केटिंग, सारे कॉस्ट हटा दीजिए, जो बचेगा वो लैंड वैल्यू हो गई। अब लैंड वैल्यू जहाँ से आप आंकना शुरू करते हैं वो है कि आप किस दाम पे ये माल बेचोगे। अगर आपको 1 लाख में दाम में माल बेचना है, आपने 15,000 रुपये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लगा दिया, 15,000 डेवलपर का प्रॉफिट और कॉस्ट वगैरह मान लीजिए, बचा 70,000 रुपये लैंड वैल्यू। ये कहाँ से आई? तभी ना आई जब आपने कहा हम 1 लाख में माल बेचेंगे। 1 लाख में माल बेचने का दावा कौन कर रहा है? जवाब मिल गया। तो आखिरकार ये लैंड की वैल्यूएशन के ऊपर जाने के जिम्मेदार डेवलपर के सिवा कोई नहीं है। अगर कोई सारे खरीदार, सारे जो लैंड बेचने बैठे हैं, वो चाहे जो जोर लगा लें, आप कहोगे कि मैं यहाँ पे 50,000 से ऊपर का माल नहीं बेचने वाला, तो फिर वो 1 लाख का आंकड़ा कहाँ से आया? और अगर 50,000 का माल है और 30,000 कंस्ट्रक्शन चलेगा, 20,000 बचा, वही वैल्यू ऑफ लैंड हो गई, आधी गिर गई। आप समझ रहे हो? मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए। अगर आप 1 लाख रुपए का माल बेचने का दावा कर रहे हो तो आपकी लैंड की वैल्यू 70,000 है, लेकिन अगर आप 50,000 रुपए माल बेचने का दावा कर रहे हो तो लैंड की वैल्यू बच गई 20,000। अब वो जो डील हुई है वो किस वैल्यू पे हुई? दावों पे हुई ना भाई।
रियल एस्टेट बिल्डर का दावा है कि वो फला फला टाइप का एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ये उसका वैल्यू होगा और हेंस ये इसकी लैंड वैल्यू होगी। तो लैंड वैल्यू को हमेशा पीटते रहना कि बस लैंड वैल्यू ही जिम्मेदार है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लैंड वैल्यू फ्री मार्केट है। आप डिसाइड कीजिए कि मुझे यहाँ पर ये फला दाम से ऊपर का माल बेचना ही नहीं है। सारे डेवलपर अगर ये मान लें कि इसके ऊपर मुझे माल यहाँ पे माल नहीं बिकेगा तो ऑटोमेटिकली लैंड वैल्यू गिरेगी भाई। अच्छा, इसमें अगर मैं खरीदार का एक ही सेकंड वो एक ही सेकंड हाँ, इनके बोलिए। इसको ये देखो कितनी जाति करते हैं। मतलब डेवलपर ये बोलते हैं कि डेवलपर तय करता है, डेवलपर कोई तय नहीं करता। अगर डेवलपर तय करता होगा तो सर हम दाम क्यों गिराएंगे? हम गिराएंगे ही नहीं ना, जिंदगी में क्यों गिराएंगे? किसको पड़ी है ये इनका स्टेटमेंट? वही मैं बोलना चाहता, स्टेटमेंट एकदम गलत है। देखो मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करती है, और मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है तो लैंड तो लिमिटेड है आज। और दूसरी बात मैं बताता हूं, एक हाथ दूसरा डेवलपर लेता है इसको, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आप भी छाप देते, ये लोग भी छाप देते इतने रिपोर्ट में कि इतने दाम में। देखो वो जिसने बेचा हुआ है ना, वो उसको और खरीदा हुआ दो ही लोगों को पता है। ये जैसे आप जैसे मीडिया और ये लोग जब रिपोर्ट बनाते हैं ना, वो 100 लोगों को पता चलता है। नहीं, मैं गुलाम साहब से वो सवाल भी पूछना चाह रहा था कि सर एक मान लीजिए कि किसी ने बना भी दिया। एक सेकंड, चूंकि बात लेन देन पर आ गई है। एक और चीज़, जब आपने पिछली बार ही जो एक शख्स यहाँ यहीं पर बैठे थे, हमने जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट की बात की थी, उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग लॉन्च की उसी मार्केट में जहाँ पर दूसरे सारे लग्जरी बना रहे, उन्होंने भी अफोर्डेबल लॉन्च की और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया, क्योंकि उन्होंने लैंड सेलर के साथ एक स्पेशल अरेंजमेंट किया, अगर आपको याद हो। तो बस वही चीज़ की जा सकती है, अगर आप चाहो तो रास्ता है, वरना फिर यही है कि आर्गुमेंट चलती रहेगी और हम कोई नतीजे तक नहीं वो पहुंचेंगे। बात भी सही है, लेकिन जो मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जैसे किसी ने एक दाम कोट कर भी दिया, आपने कहा उन्होंने भी मार्केट फोर्सेस का जिक्र किया, तो जब खरीदार आता है तो वो कुछ नहीं सोचता क्या इस चीज में कि ये तो बहुत ज्यादा मुझे कोट किया जा रहा है? फिर वहां पे बिक्री, और अगर वहां बिक्री हो जाएगी तो फिर वो सबको लगेगा ही कि हाँ बढ़िया है, बनाओ, मैं भी अपना वहीं लाता हूँ, वो भी अपना वहीं लाएंगे और सबके बिकेंगे। इस चीज को कैसे समझें? देखिए, इसीलिए मैं आपको तकरीबन शायद 4 साल पीछे ले जाना चाहूँगा। हमारी जो डाउन द मेमोरी लेन कहते हैं जिसे अंग्रेजी में, 4 साल पहले जो मार्केट काफ़ी गिर रही थी और कोविड वगैरह हो गया 2021 के आसपास। 6 साल पहले, 5 हम 2025 में हैं, 4 साल 2021 के आसपास ये अंदाज़ा लगने लगा कि अब मार्केट बेहतर होती हुई दिख रही है। तो अब दाम बढ़ाने शुरू किए गए। दाम कौन बढ़ाता है? दाम कौन आंकता है? बेचने वाला ही तो दाम आंकेगा ना, कि भाई ये आज मैं प्रोडक्ट मैं 20,000 में बेच रहा था, कल 25 में बेचूंगा, 25 में आ गए लोग खरीद रहे हैं तो अब मैं 30 में बेचूंगा, 30 में भी बिक गया तो 50 में बेचूंगा, 50 में बिक गया 100 में बेचूंगा। तो ये जो दाम बढ़ रहा है ये किस प्रकार बढ़ रहा है? यही तो हुआ है। और यही चीज़ मैं दोबारा कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका सवाल ये है कि कौन खरीद रहा है, भाई ये खरीदार भी तो बेचारा ही है। अगर उसे आप ये कह दें कि भाई आज ये माल 1 लाख में ही बिकेगा, और फिर उसके बाद में एक तरह से यूफोरिया, अब हर तरफ ये है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो भी चल रहा है कि भाई ये मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, आज 100 में है तो कल 150 में होगा, तो खरीद लो। और इसमें भी पूरा सिस्टम जिम्मेदार है कि जो एक तरह का यूफोरिया बनाया जाता है, उसी के तहत ये दाम ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। और जब दाम चढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है लैंड के भी दाम चढ़ेंगे, क्योंकि जो आज से 4 साल पहले आप 25,000 का बेच रहे थे, आज कितनी खुशी से आज किसी से बात कर लीजिए, कितने फख्र के साथ कहता है कि भाई ये 2 गुना हो गए, 3 गुना हो गए दाम पिछले 3 साल में। अरे भाई दाम 3 गुना हो गए, उसमें खुशी की ऐसी क्या बात है? वो सारे का सारा सिस्टम उस पहली पर पहुंच गया है कि या तो आगे जाके हर चीज़ अनअफोर्डेबल हो जाएगी और कई लोग लॉस करेंगे, क्योंकि उस यूफोरिया के कारण जो 20,000 की चीज़ थी 50 और 70 तक चली गई है, कहीं ना कहीं उसकी लैंड वैल्यू पर भी आ गया कि अब जो चीज़ आज से 4 साल पहले 20,000 की बिक रही थी तो उसकी लैंड वैल्यू X थी, अब 70 की बिक रही है तो Y है। इसमें उस प्रोडक्ट का प्राइस तय किसने किया? जवाब आपके सामने है। तो फिर इसका उपाय क्या है? इन्होंने कस्टमर जो खरीद रहा है ना उसको बेचारा बताया, लेकिन डेवलपर खरीद रहा है उसको इन्होंने क्या बताया आपको पता है? देखो खरीद तो 2 ही रहे, हम लैंड खरीद रहे हैं, वो मकान खरीद रहा है। तो मकान खरीद रहा है उसको बेचारा बना रहे हो आप, नो डाउट। मैं पर्सनली, ये मेरा पर्सनल व्यू है, नॉट एज नेरेडको और नॉट एज इंडस्ट्री, मैं पर्सनली मानता हूँ कि लैंड के मतलब फ्लैट के दाम नहीं बढ़ाने चाहिए। और मैं हमारे अगर आप रौनक ग्रुप में देखो तो हम उस लेवल से नहीं बढ़ाते, जो इन्फ्लेशन है उस रेट पे रखते। और उसमें गुजराती में एक कहावत है, वेच तो वाणियों, मतलब अगर बिको, और बहता पानी है ना हमेशा अच्छा होता है, ठहरा हुआ पानी नहीं अच्छा। ये मेरा पर्सनल मत है, ये किसी ने ये नहीं लेना चाहिए, वरना क्या होगा कि वहाँ से चालू हो जाएगा मेरे पे। जी हाँ,
बस इतना ही। हाँ, तो राजेंद्र साहब, ये अब थोड़ी मतलब वो हम गोल गोल घूम के एक जगह पे पहुंचते हैं बार बार कि ये इसके अपने अपने मत है, आपका या जो इंडस्ट्री जिसका सेंटिमेंट सर्वे है उसका एक अपना मत है, अगर मैं उसे दूसरे साइड से देखूं तो उसका अपना। मैं ये आप दोनों से पूछूंगा कि फिर इसका उपाय कहाँ पर है? सर उपाय के पहले मैं बताता हूँ क्या होता है। ये दोष हमको दे रहे हैं, हम दाम बढ़ा रहे हैं। हमने, जैसे मैंने बताया ना, हमने जो मकान बेचा ना, वो मकान जिसने बेचा और जिसने खरीदा दो ही लोगों को पता है। ये आप जब न्यूज़पेपर में आप ही लिखते हो, न्यूज़पेपर में ये लोग इनके रिपोर्ट में लिखते हैं कि इतने फलाना फलाना ने फलाना फलाना दाम में 300 करोड़ में खरीदा, 400 करोड़ में खरीदा, ये लिखा हुआ है। पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि ये अगर पब्लिकली नहीं हुए ना, तो हर एक को भी लगता है। मैं तो हर टाइम पे मैंने मेरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी लोगों को, डेवलपर को बोला है कि भाई अगर आप अफोर्ड करते हो, आपको आपका प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपको बेच देना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि होल्ड करके जो बेच रहे हैं ना, उसमें हम क्या होता है, हमारे अगर 100 मकान है, हम 10 मकान है ना लाख रुपए के भाव में बेचते हैं, लेकिन जमीन पूरी 70,000 में खरीदते हैं। मतलब हमारा जो प्रॉफिट है ना, वो बहुत कम मार्जिन पे होता है। ये आप नहीं समझो कि हमने अगर 100 मकान बनाए, 100 ही मकान लाख रुपए के भाव में नहीं बेच रहे, वो पहले 50, 60, 65, 70 जो होता है वो हिसाब से। और हमारे को डेवलपर को आज आप नहीं मानोगे, इतने अनफोर्सिन खर्चे आ जाते हैं ना। अगर आपने जो प्रोजेक्ट प्लान किया और उससे एंड होने तक है ना, जो प्लान किया वैसे चलता ही नहीं है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड। तो गुलाम साहब, एक थोड़ा हटके एक पर्सपेक्टिव है कि चूंकि एक रियल एस्टेट एक ऐसी जगह जाके फंस जाता है कि ये ज़रूरत भी है, आपकी नीड भी है, और दूसरी तरफ ये एक एसेट क्लास भी है। क्या यही इसका सबसे बड़ा, कह लें कि फ़ायदा है, या यही इसका सबसे बड़ा नुकसान भी है? क्योंकि अगर कोई ऐसी कमोडिटी जिसमें जो आपके लिए एसेंशियल है और उसको आप ट्रेड भी करने लग जाओ, उसकी कैपिटल वैल्यू देखने, जैसे हम कार का एग्जांपल दे रहे थे, तो वहाँ कोई कार इसलिए नहीं खरीदता है कि एक दिन उसकी कीमत बढ़ेगी और उसको आगे बड़े दाम में, लेकिन यहाँ पर एक अलग चीज़ आ जाती है कि ये मेरी नेसेसिटी तो सबसे बड़ी है, रोटी कपड़ा और मकान है, लेकिन रोटी और कपड़े की ट्रेडिंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल वैल्यू, एसेट ट्रेडिंग, जैसे अब भी आपने जिक्र किया कि मैं ये भाव बढ़ के 3 गुना हो गई, ये क्या फख्र की बात है? तो ये इस कैच में फंस जाता है क्या रियल एस्टेट? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये एंगल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो खरीदा, जो मकान खरीद चुका है वो चाहता है कि दाम बढ़े, और जो मकान बेच चुका है वो दाम बढ़ते हुए देख के दुखी होता है कि भाई मैंने क्यों बेच दिया। और जो खरीदना चाहता है उसको लगता है कि ये बहुत ज्यादा बाहर निकल गया। तो ये मसला तो बरकरार है, क्योंकि जो माइंडसेट है, इसको हमने जो एसेट करार दिया है, और इस चीज़ को जब हम एजुकेशन कॉलेज वगैरह में थे तो हमें बताया जाता था कि इसीलिए तो इसे रियल एस्टेट कहते हैं कि ये हमेशा बढ़ता है, ये कभी नहीं गिरता। ये हमने एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे कल्चर बना रखा है। वरना आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, रोटी कपड़ा मकान, ना तो आप रोटी कट को ट्रेड कर रहे हो, ना तो कपड़े को ट्रेड कर रहे हो, इसे ट्रेड कर रहे हो। और इसमें जिस दिन आप खरीदते हो, आप इंटरनली चाहते हो कि अब इसके दाम बढ़ने चाहिए, चाहे आप उसे कभी बेचो ना बेचो, लेकिन यू वांट टू सी गेट दैट प्लेजर। आप वो एक तरह तृप्त हो जाते हो कि जब आपको दिखता है कि हमारे मकानों की प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो सिस्टमेटिक फेलियर क्रिएट होता है इस सारे एसेट बेस को बनाने में, और कई सारी इकोनॉमीज उस रियल एस्टेट एसेट बबल के कारण ही डूबी हैं। 2007 का जो सबसे बड़ा जो जीएफसी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, किस कारण था? रियल एस्टेट के कारण। लीमन ब्रदर्स, विच वाज बिकॉज ऑफ फ्रेडी फैनी, विच वाज जो रेसिडेंशियल इंडेक्स के कारण था। यही सारी चीज़ें हैं कि भाई लोग यही नहीं समझते कि अगर आपने चलिए ठीक है सोना खरीद लिया या इन्वेस्टमेंट, मेरे हिसाब से तो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ये है कि आप स्टॉक्स में डालिए, इन्वेस्ट कीजिए, और बेहतरीन जो आपके खुद के बिजनेस में डालिए। रियल एस्टेट में डाल देना, मकान खरीद के ये उम्मीद करना कि अब इसके भाव बढ़ते चले जाएंगे, ये एसेट की एज अ बुनियादी तौर पे वो डेफिनेशन गलत है। तो मुझे तो यूँ लगता है कि इस डायलॉग, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की, इस डायलॉग को ब्रॉड बेस किया जाना चाहिए कि रियल एस्टेट को कब इस एसेट के लिस्ट से निकाला जाए और सिर्फ यूटिलिटी, ज़रूरत की चीज़ के तौर पर देखा जाए। इस चीज़ की ज़रूरत अब मुझे महसूस हो रही है। हम तो बहुत खुश हो जाएंगे। पहली बात तो स्टैम्प ड्यूटी हट जाएगी जो आज, और क्या है पता है कि आप मकान आज खरीदे, बेचे कल, ये खरीदे, ये बेचे, आप खरीदे, ये 10 दफे होने में मकान से ज़्यादा पैसे तो ये वापस सरकार पे आ जाएंगे। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, ये और अनफॉर्चुनेट चीज़ सोचो, अनफॉर्चुनेट चीज़ सिर्फ डेवलपर मिलता है लोगों को बैश करने को। आज मैं बोलता हूँ, आप
ठेले पे जाकर चाय पीते हो ना, बहुत अच्छी है, आपको तृप्त भी होता है आप चाय पीने से। वो बेचारा 10, 15, 20 रुपये में चाय देता है आपको। वही चाय आप कोई 5 स्टार में जाके पीते हो कि वहाँ पर वो 500 रुपया लेता है, लेकिन उसको कोई नहीं बोलता है। बोलता है कोई? आज रोटी, कपड़ा, आज वही मनीष मल्होत्रा ने सिर्फ छू लिया कपड़े को, वही कपड़े में 2 जीरो लग जाते, कोई कुछ नहीं बोलता। बोलता नहीं नहीं, ये तो डिजाइनर के कपड़े। मतलब ये पहलू कम से कम अब तो बंद करो। लेकिन हाँ? वो ये तो क्या हो गया, ये तो बोलते हैं ना कि पता नहीं ये कब इस चीज को, और आज बोलने के लिए बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैंने तो हर टाइम ओपनली सबको बोला है कि आपको किसी को बैरियर नहीं ना, आप बिल्डर बन जाओ। नहीं बिल्डर बनने में कोई वो प्रॉब्लम एक नहीं अलग है। पर्सपेक्टिव है, लेकिन वही कि मनीष मल्होत्रा का कपड़ा या वो 5 स्टार की चाय जरूरत नहीं है। मतलब मैं ना पहनूं ना पीऊं तो मेरी लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे सर के ऊपर छत वो रिक्वायरमेंट भी है। और हालांकि आप दोनों से ही ये कहूं कि जो हम कह रहे हैं, जैसा आपने भी जिक्र किया, लेकिन आज भी तमाम रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि जो 70% या इवन उससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीयों की जो सोच है, मानसिकता है, या उन्हें जो पसंद है वो रियल एस्टेट ही है। अब इस चीज़ का आप क्या कीजिए? उसका रीजन है सर, उसका रीजन क्या होता है कि आज पहले भी था, पहले से भी था, क्योंकि पहले से भी हर आदमी को क्या लग रहा था कि मेरा खुद का मकान होना चाहिए, क्योंकि अपने आप पर रेंट कंट्रोल एक्ट या जितने भी अपने पहले जो कायदे थे ना, वो इतने बेकार थे ना, मतलब वो दे वर नॉट कस्टमर फ्रेंडली यार, जो भी हिसाब से। तो पहले हो गया, अगर आपने देखो तो पहली पूरी बम्बई रेंट पे ही बसी हुई है। लेकिन आज आप किसी को बोलो मकान लेके, वो बेचारा अनफॉर्चुनेटली ताला लगा के रख देता है, लेकिन रेंट पे देने में बहुत दफे विचार करता है। दूसरी बात क्या हो गया है कि ये वंस अगेन अनफॉर्चुनेट थिंग है कि पहले तो जॉइंट फैमिली में सारे लोग रहते थे। अब तो वो लड़के की शादी होनी है तो पहले पूछते हैं कि ये लड़के का माँ बाप के साथ रहेगा या अलग रहेगा। मतलब ये जो डिवीजन हो गया, नो डाउट उसमें हमारा बेनिफिट हो गया, और हम ये नहीं चाहते कि ये बेनिफिट चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो सारे पहलू बदलते गए ना, उसके वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते गया। नहीं, और दूसरा ये भी कि हम बिल्कुल यहाँ पर आपकी या डेवलपर्स की बैशिंग नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको मुबारकबाद और धन्यवाद भी कि आप आके ये चीज़ फेस कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी के बिहाफ पे भी, और आप स्वयं तो डेवलपर हैं ही, तो ऐसा बिल्कुल ना आप सोचे और ना ऐसी कोई बात है। लेकिन हाँ, हम इस टेबल पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। दर्शक भी मेरे ख्याल से इन सारी बातों को समझते हैं। अच्छा, व्यवहार आप देखिए, नॉर्थ इंडिया में प्रॉपर्टी को लेकर एकदम अलग अप्रोच है। जो अभी आप कह रहे हैं ना, एक पेपर से साइन होकर दूसरे, तीसरे, चौथे, गुरुग्राम, नोएडा, सारी कहानी वही है। लेकिन जैसे ही पश्चिम में आते हैं चीजें बहुत बदल जाती है। दक्षिण भारत में वहां पे तो रजिस्ट्री होता ही नहीं, वहां पे तो फाइनल रजिस्ट्री होता है। फाइनल रजिस्ट्री होता है, जितने भी डॉक्यूमेंट हो जाए, कोई फर्क नहीं और पड़ता। आप देखिए अभी जो पिछले 4 साल की कहानी है, उसमें मुंबई में भी मेरे ख्याल से भाव बढ़ा होगा तो 10-12%, ये भी मैं शायद ज्यादा बता रहा हूं, लेकिन नोएडा और गुरुग्राम वहां पर डबल, 2.5 गुना, ऐसा कि मार्केट में ही आग लग गई। तो हर जगह रियल एस्टेट को लेने का पर्सपेक्टिव, उसको डील करने का पर्सपेक्टिव, वो भी अलग अलग है। सर गुड़गांव का अगर गुलाम जिया सर इजाजत देते तो मैं बताना चाहता हूँ, गुड़गांव या नोएडा में, नोएडा क्या हो गया, नोएडा जो जिस भी प्रॉब्लम की वजह से जहाँ भी वो हो गया, उसकी वजह से पिटने की वजह से, और दिल्ली डेवलप नहीं हो रहा है। आज जो दिल्ली का जो मास्टर प्लान या जो भी है, वो कितनी सालों से पेंडिंग है। तो उसके वजह से क्या हो गया है कि पूरे दिल्ली या जिस एरिया में जिसको रहना है, और जिनको थोड़ा सा लगता है कि हमको लग्जरी में रहना है, तो वो पूरे गुरुग्राम शिफ्ट हो जा रहे हैं। वैसी हालत हो गई। इसके वजह से सडनली अगर आप देखो तो मुझे नहीं लगता कि 3-4 साल में कम से कम 2 से 3 गुना दाम बढ़ गया होगा। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं कि अब आप कैसे समझें कि भाई कोविड के बाद जो एक फैक्टर चेंज हुआ, लोगों की अप्रोच चेंज हुई, मानसिकता चेंज हुई, सब बदला, लेकिन गुरुग्राम में ऐसा क्या खास हो गया? जबकि मैं मानता हूं गुरुग्राम में बहुत लैंड अभी भी अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो बहुत अच्छा है। द्वारका एक्सप्रेसवे पकड़ लीजिए, अदर जो रोड्स वगैरह पकड़ लीजिए, अप्रोचेबिलिटी में दिक्कत नहीं है। लेकिन बावजूद उसके सर्टेन पॉकेट्स में इतना ज्यादा स्पाइक आया। अब उस स्पाइक को आप अंदर जाते जाएंगे तो बहुत सारी कहानियां, और अगेन फिर अगर खरीदने वाले हैं तो कोई क्यों ना बेचे, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी पूरी चर्चा ही इस इंडेक्स में यहीं पे सिमट के रह गई। इसके दूसरे पहलू भी हैं, उस पर भी फटाफट टच कर लेते हैं, जो बहुत अच्छी बात है और आप दोनों शायद अप्रिशिएट करेंगे और सब खुश भी होंगे कि हमारा जो ऑफिस स्पेस वाला है, जो कमर्शियल रियल एस्टेट है, वो बहुत उम्दा कर रहा है। इसके मायने मैं समझना चाहता हूं, अगर वहां पर इतनी लीजिंग हो रही है, हिस्टोरिक लीजिंग हो रही है, चाहे वो जीसीसीज की बात करें, आईटी की बात करें, इसके मायने हमारे रियल एस्टेट के लिए क्या है? नंबर्स क्या हमें बताते हैं? देखिए, ऑफिस एक ऐसा स्पेशलाइज सेक्टर है कि
और इसका एक दूसरा पहलू है, शायद मैं पहले भी आप ही के प्लेटफॉर्म पे इसको बयान कर चुका हूँ कि ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, बरखिलाफ रेसिडेंशियल सेक्टर के, जहां मकान जैसे ही आपको IODCC मिलता है, रेरा अप्रूवल मिलता है, आप मकान बेचना शुरू कर देते हो और कस्टमर एडवांसेस आपके कैपिटल को बहुत हद तक सपोर्ट कर जाते हैं, आपके जेब से उतना पैसा नहीं लगता। लेकिन जब आप ऑफिस एसेट क्लास पर आते हो तो उस दफ्तर की इमारत पूरी मुकम्मल होने के बाद जब आप पहला किराएदार पाते हो, उस किराएदार का पहला रेंट चेक आता है, तब आपका पहला रुपया आपके कैश फ्लो में दाखिल होता है, जिसके लिए कम से कम 5 से 6 साल तो लग ही जाते हैं। अगर मैं प्लानिंग और लैंड एक्विजिशन ले लूँ तो 7-8 साल तो लग जाते हैं। तो ये जो एसेट क्लास है ये बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहता है और बहुत पेशेंस चाहता है। रेजिडेंशियल इसके बरखिलाफ बहुत डिफरेंट है। ऑफिस एसेट क्लास की एक चीज़ जो बहुत क्लियरली उभरी है कि पिछले 4-5 साल में बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि पूरे भारतवर्ष में शायद 12 से 13 से ज़्यादा डेवलपर नहीं हैं जो ऑफिस सेक्टर को केटर करते हैं आज। ऐसे कई होंगे जो एक छोटी मोटी इमारत बना के आगे बढ़ जाते हैं, या बहुत बड़ी कॉलोनी बन रही है उनकी तो उसमें छोटा सा एक दफ्तर का बिल्डिंग बना दिया। लेकिन जो केवल ऑफिस सेक्टर पर ध्यान दे रहे हैं, ऑफिस की 1 मिलियन 2 मिलियन की एक बिल्डिंग बना रहे हैं स्क्वायर फीट की, वो उस तरह के लोग सीमित होकर शायद 1 डजन से भी नीचे रह गए। उसका कारण यही है कि बहुत कैपिटल इंटेंसिव है और उसी डेवलपर को जब रेसिडेंशियल के सेक्टर में एक क्विक टर्न अराउंड टर्नओवर मिल रहा है, लो हैंगिंग फ्रूट, और यहाँ पर इस चीज़ चूँकि अब बात उस पहलू पर आ गई है तो वंस अगेन अगर मैं उसको कंपेयर करूँ अफोर्डेबल हाउसिंग से, कि जब आपके उसी हाउसिंग में आपको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं तो आपने अफोर्डेबल हाउसिंग पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऐसे डेवलपर हैं जो हाउसिंग छोड़कर ऑफिसेज बना रहे हैं। आज हम जहां बैठे हैं ऐसे करीब में वर्ली जैसी लोकेशन पे जहां पर 1.5 लाख 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट का माल बिकता है, यहाँ पर भी ऐसे डेवलपर हैं जो आज ऑफिस बिल्डिंग बना रहे हैं जिनका दाम अगर आप कैपिटल वैल्यू में देखने जाओ तो शायद 70,000 80,000 के ऊपर नहीं जाएगा। तो इसे फोरसाइट कहते हैं। ऐसे डेवलपर आज भी हैं जो उस चीज़ को समझते हैं। अगर ऑफिस सेक्टर आया तो ये चीज़ समझ में आती है, अफोर्डेबल में नहीं आती। तो ऑफिस सेक्टर जो है अपने आप में पिछले 3 से 4 साल में इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। कोविड के बाद यूँ लगा था कि भारत के ऑफिस सेक्टर का तो अब खात्मा हो चुका है, लेकिन जो बाउंस बैक हुआ है वो स्पेक्टेकुलर रहा है। और इस वर्ष जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है, साल भर के ये जो टॉप के 8 शहरों का हमेशा जिक्र करते हैं, ये तकरीबन 80 मिलियन स्क्वायर फीट का रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहा है। और ये तकरीबन 26% पिछले YOY जिसे कहते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, पिछले साल के बनिस्बत 26% की जंप इस बार हम लेने जा रहे हैं। और ये दर्शाता है कि ओवरऑल वर्ल्ड में देखिए ऑफिस सेक्टर ऐसा है कि इसमें आपके दुनिया की सारी जो बाउंड्रीज हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अमेरिकन कंपनीज भी भारत में दफ्तर ले रही हैं, यूरोपियन ले रही हैं, जापानीज़ ले रही हैं, सब ले रहे हैं। और यही एक चीज़ बताती है कि हमारे लोग इतने बेहतरीन हैं, हमारा जो मैन पावर है, क्योंकि यहाँ लोग बैठ के काम कर रहे हैं। रिमोट जो वर्क हो रहा है, चाहे वो अमेरिका के लिए हो रहा हो या कहीं के लिए हो रहा हो, चाहे आप GCC कह लें, ITES, BPOs वगैरह जो भी हैं, वो सारी चीज़ें आज भारत में इतनी बेहतरीन हो रही हैं। और वो तो एक पहलू है। और इसका दूसरा पहलू है भारत में इटसेल्फ जो हमारा सेल्फ कंजम्पशन है। आप और मैं जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है, हमारे ख़रीदारियाँ बढ़ रही हैं, उसी हिसाब से हमारे बैक एंड ऑफिसेज़ की ज़रूरत बढ़ती चली जा रही है। चाहे वो मार्केटिंग ऑफिसेज़ हों, अकाउंटिंग हों या कस्टमर रिलेशंस हों। और उसके साथ ही साथ उस कस्टमर रिलेशन को केटर करता हुआ आपके सारे ई-कॉमर्स वाले लोग आ गए, स्विगीज़ वगैरह सारे जो लोग हैं। तो जो ओवरऑल ग्रोथ ऑफिस में हो रही है, चाहे दुनिया में जो हो रहा हो, भारत में उसके कंप्लीटली अपोजिट स्टोरी है। दुनिया के ऑफिस सेक्टर्स में बहुत बड़ी गिरावट आ रही है, लेकिन भारत का ऑफिस सेक्टर छलांगे लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है। राइट। तो राजन साहब, इस इतनी बड़ी और इतनी अच्छी और इतनी चमकदार स्टोरी का हमारे ओवरऑल रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर हमारा ऑफिस मार्केट इतना अच्छा कर रहा है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट रेजिडेंशियल या हर तरह के रियल एस्टेट पे दिखेगा। वो क्या आप असेसमेंट कर रहे हैं? 100% बेटर है सर। अगर रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है तो उसका मेजर ग्रेड ऑफिस इनटेक को भी जाता है। हालांकि जैसे गुलाम जिया सर ने बताया है कि डजन, मुझे तो नहीं लगता डजन, मतलब वो सिंगल डिजिट में ही डेवलपर है। क्योंकि उनका क्या हो गया कि इनकी जो लीज पे लेने वाले कंपनी है और उनको जो बनाना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन वर्क, राइट।
तो इसमें आपको लैंड का भी पूरे पैसा, और ये जो बोले ना, इनका पहला रेंट तो तब आता है कि जब उनका पोजीशन होकर फिट आउट होकर चालू हो जाता है। ये तो सिर्फ एडवांस देते हो और जब नक्की करता है, और वो नक्की करने के पहले आपकी तो पूरा सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए, और कंप्लीट होने के बाद भी पता नहीं कि इनको कौन बायर आने वाला है। हालांकि हमारा तो मतलब वो बोलते हैं ना कि इट्स अ टफ जॉब एंड वेरी लिमिटेड पीपल जिन्होंने पहले से किया और वो बहुत एक्सपर्टाइज हो गया आज, और उसका एडवांटेज ये हो गया है कि सरकार ने भी उसको साथों साथ रीट लेके आए। तो रीट लाने से क्या हो गया, इसका जो सेकेंड, जो ये शायद भूल गए या ख्याल नहीं आया होगा, रीट के वजह से इसको ज़्यादा डेवलप हो गया। जैसे रीट आ गया तो हर एक लोगों ने, जितने जिनकी पहले ऑफिस थी वो रेंट पे लगा रहे थे और उनका रेंटल इनकम ही आ रहा था। तो जैसे रीट आ गया तो रीट वापस बोलते हैं ना कि स्टॉक जैसे इसका ट्रेड होना चालू हो गया, तो जिसके वजह से उसमें एक बहुत अच्छी उछाल आई। सेकेंड, वर्ल्ड वाइड भी, जैसे आज जो वन सेकेंड अपने जो प्रधानमंत्री है, जो वर्ल्ड में इंडिया का नंबर है, इसके वजह से आज जो बाकी लोगों को किसी भी और जगह कंट्री में ऑफिस लगाना है, दफ्तर लगाना है, उससे बेहतर वो सोचते हैं कि इंडिया में लगाओ, क्योंकि इंडिया में यहाँ पर अपना वर्कफोर्स भी अच्छा। अगर आप देखो ऑलमोस्ट 65 to 70% आज अपनी पॉपुलेशन है बिटवीन द एज ऑफ 18 to 65। प्रॉबेबली इट इज द लार्जेस्ट नंबर एनी कंट्री माइट हैव। तो आज जैसे बोलते हैं ना कि सारे सिचुएशन अच्छे हैं, तो क्यों ना कोई भी अपनी ऑफिस यहाँ लगाना चाहे, और वो भी जब यहाँ लगाते हैं जब उनको पता है कि ये अफोर्डेबल है और एडवांटेजेस है और सारा काम उनका इजीली हो रहा है। राइट, और उनको एक करेक्ट टैलेंट पूल भी मिल रहा है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हीरानंदानी ने थाना में जब हीरानंदानी एस्टेट बनाया, वो पूरा रेसिडेंशियली कॉम्प्लेक्स था, लेकिन आज मुझे अगर आप देखो तो कम से कम उसका कॉम्प्लेक्स अगर आप डिवाइड करो तो कम से कम 20 से 25% उसने ऑफिस स्पेस की। लेकिन आज हीरानंदानी को क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि वो ही कुड अफोर्डेड दैट कैपिटल इन्फ्यूजन वेरिन। जैसे आज गुलाम जिया ने एकदम सही बताया कि जैसे हमने सीसी आ गई और रेरा का नंबर आ गया, हमने माफी चाहता हूँ काम चालू किया ना किया, हम बुकिंग ले सकते हैं क्योंकि सीसी आ गया उसके लिए। तो वो एक एडवांटेज है कि इनफ्लो चालू हो जाता है। उस केस में ऐसा नहीं है। राइट, खैर ये दो बहुत ही कहने के लिए एक ही सेक्टर की दो पहलू हैं, लेकिन बहुत डिफरेंट पहलू हैं, बहुत अलग पहलू हैं। लेकिन मेरा वो उस पर जाने का एक तात्पर्य ये भी था कि उसका रिफ्लेक्शन तो हमारी पूरी इकोनॉमी पे आता है, जिसमें आपका रेजिडेंशियल भी शामिल है और तमाम चीज़ें शामिल हैं। तो ये तो भारत की तरक्की को ही दिखाता है और ये दिखाता है कि आने वाले वक्त में और बेहतर चीज़ें हमें होते हुए देखने को मिलेगी। बहरहाल ये सेंटिमेंट इंडेक्स जैसा शुरू में भी कहा 59 तो अभी के लिए है, 50 से 9 पॉइंट ऊपर, और आगे के लिए 61 है, यानी कि चीज़ें और बेहतर होती हुई नजर आएगी। एक जो बड़ी डिबेट हमारे और आपके बीच में हो गई अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर या लैंड वैल्यू को लेकर, वो एक अलग तरीके की इंटरेस्टिंग डिबेट है और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आपका उसका कारण बताता हूँ। गुलाम जिया सर और आप है, मुझे नहीं लगता 1 घंटे से ऊपर हो गया, किसी को भी पता लगा होगा कि 1 घंटा बीत गया। नहीं, आप भी हैं सर उसमें, तो वो इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं और आप लोग अपना दिल खोल के वो बात कर रहे हैं, वो चीज़ दर्शकों को बहुत पसंद आती होगी और वो जानने का भी मौका मिल रहा है। नहीं तो आमतौर पे ऐसी बातें हम उतना खुल के या उतने लंबे समय के लिए नहीं कर पाते। क्रिकेट का समय चालू है, वुमेन्स ने वर्ल्ड कप जीता है, ऐसे ये माहौल भी ऐसे ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप महानुभावों का हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और सभी दर्शकों का भी, और उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह ये एपिसोड भी आपको बहुत पसंद आएगा। क्योंकि समय समाप्त हो गया इसलिए लंबा रैपअप नहीं दे रहा हूं, अभी इजाजत ले रहे हैं आपसे। अपना ध्यान रखिएगा, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।